अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे और आज हम कार्बन साइकिल की भी तफसील जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी तारीफ जानने के बाद कार्बन साइकिल की तफसील जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या हैं। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स ये क्या होते हैं? इनकी तफसील जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको जो भी मटेरियल्स चाहिए जिंदा रहने के लिए, जो भी मादे, जो भी मटेरियल्स चाहिए वो आपको ज़मीन से मिलते हैं, यानी अपने माहौल से मिलते हैं। आपको बायो एलिमेंट्स चाहिए अपने जिस्म के लिए और अपने जिस्म में होने वाले मेटाबॉलिज्म के लिए आपको बायो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। ये बायो एलिमेंट्स भी आपको माहौल से मिलते हैं, ज़मीन से मिलते हैं, जिस ज़मीन पर आप रह रहे हैं। तो ये बायो एलिमेंट्स ये माहौल से जानदारों के इजसाम में आते हैं और फिर जानदारों के इजसाम से वापस माहौल में चले जाते हैं। तो बायो एलिमेंट्स माहौल से जानदारों के इजसाम में आने के लिए और जानदारों के इजसाम से वापस माहौल में जाने के लिए जो रास्ते इख्तियार करते हैं, जिन रास्तों पर चलते हुए बायो एलिमेंट्स या हमारे लिए जो ज़रूरी मटेरियल्स हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम जो मटेरियल्स हैं, वो जिन रास्तों पर चलते हुए माहौल से जानदारों में आते हैं और जानदारों से वापस माहौल में चले जाते हैं, उन रास्तों को बायो जियोकेमिकल साइकिल्स या ग़िज़ाई साइकिल्स कहते हैं। इनको ग़िज़ाई साइकिल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये साइकिल्स नहीं होंगे, अगर ये रास्ते नहीं होंगे, तो माहौल में पाए जाने वाले बायो एलिमेंट्स या मटेरियल्स जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे जानदारों के निज़ाम में नहीं आ पाएँगे। इसलिए चूँकि ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हमारी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए इन्हें ग़िज़ाई साइकिल्स भी कहते हैं। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की हम तारीफ लिख लेते हैं। ये ऐसे गर्दिशी रास्ते हैं जिन पर चलते हुए मटेरियल्स, और इधर किन मटेरियल्स की बात हो रही है? वो वाले मटेरियल्स जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे जिस्म बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें एनर्जी देने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी बायो एलिमेंट्स। तो वो रास्ते, ऐसे गर्दिशी रास्ते जिन पर चलते हुए मटेरियल्स माहौल से जानदारों में आते हैं और फिर वापस जानदारों से माहौल में चले जाते हैं। और ये अमल बार बार होता रहता है। बार बार माहौल में पाए जाने वाले जो मटेरियल्स हैं वो जानदारों में आते हैं और वो जानदारों से वापस माहौल में चले आते हैं। फिर वो माहौल से जानदारों में आते हैं और फिर जानदारों से निकलकर माहौल में चले जाते हैं। तो ये जो रास्ते हैं, जिन रास्तों के ज़रिए जो हमारी ज़िंदगी और हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी मटेरियल्स हैं, वो माहौल से जानदारों में आते हैं और जानदारों से वापस माहौल में चले जाते हैं, उन गर्दिशी रास्तों को बायोजियोकेमिकल साइकिल्स या ग़िज़ाई साइकिल्स कहते हैं। और ये आपने याद रखना है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, वो हमें हमारे माहौल यानी ज़मीन से हासिल होते हैं। और बायो एलिमेंट्स जो कि बहुत ज़रूरी मटेरियल्स हैं हमारे लिए, ये भी हमें हमारे माहौल से मुहैया होते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में आपने जाना। अब हम बायोजियोकेमिकल साइकिल की पहली किस्म पढ़ेंगे जो कि कार्बन साइकिल है।
कार्बन साइकिल से क्या मुराद है? कार्बन साइकिल से मुराद कार्बन का माहौल से जानदारों में आना और जानदारों से वापस माहौल में चले जाना, फिर माहौल से जानदारों में आना और फिर जानदारों से वापस माहौल में चले जाना, और इस अमल का बार बार होते रहना, ये अमल कार्बन साइकिल कहलाता है। तो कार्बन साइकिल की तफसील पढ़ने से पहले हम कार्बन की अहमियत पढ़ लेते हैं। कार्बन की अहमियत। कार्बन एटम ये बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स का अहम तामीराती ब्लॉक है। ब्लॉक कहते हैं बनाने वाले को। बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स, हमारे बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनसे हमारा जिस्म बना होता है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन तमाम बायोमॉलिक्यूल्स का जो तामीरी ब्लॉक है, इनको बनाने वाला जो ब्लॉक है, इनको बनाने वाला जो ज़र्रा है, वो कार्बन है। अगर कार्बन नहीं होगा तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स नहीं होंगे, और अगर ये बायोमॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो हमारा भी कोई वजूद नहीं होगा। तो हमारे जिस्म के लिए जो ज़रूरी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनकी तामीर के लिए, उनके बनने के लिए कार्बन बहुत ज़रूरी है। तो कार्बन के बारे में सबसे पहली बात लिखें, ये एटम बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स का अहम तामीरी ब्लॉक है। अगर ये एटम नहीं होगा तो वो बायोमॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, जिन बायोमॉलिक्यूल्स से हमारा जिस्म बना होता है या जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कार्बन का जानदारों के जिस्म में आना बहुत ज़रूरी है। कार्बन जानदारों के जिस्म में आकर ये वाले बायोमॉलिक्यूल्स बनाता है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो कार्बन है, ये डायमंड और ग्रेफाइट में भी पाया जाता है। डायमंड जो कि एक बहुत ही कीमती पत्थर है, वो भी कार्बन से बना होता है, और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है, और ये दोनों बहुत ही अहम चीज़ें हैं, और ये इंसानों के फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। इंसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं डायमंड और ग्रेफाइट, वो भी कार्बन से बनी होती है। कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट में भी मौजूद होता है। इसके अलावा जो कार्बन है वो फ़िज़ा में, हमारी हवा में भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। आप सब जानते हैं हमारी फ़िज़ा में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन मौजूद है, तो कार्बन फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में है। कार्बन एटम फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में होता है। इसके अलावा जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, इनमें भी कार्बन मौजूद होता है। इसके अलावा कार्बन जो मट्टी की परत है, मट्टी की परत यानी मट्टी की तह, उसमें भी कार्बन कार्बोनेट्स की शक्ल में मौजूद है। कार्बोनेट्स ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं और बहुत अहम कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन इस दुनिया में बहुत सारी इश्काल में पाया जाता है।
डायमंड, ग्रेफाइट, फॉसिल फ्यूल्स जिनको हम कोयला, गैस और पेट्रोलियम कहते हैं, कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन इस माहौल में बहुत सारी इश्काल में मौजूद है। हमने कार्बन की अहमियत पढ़ी। अब हम ये जानेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन साइकिल है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बन का माहौल से जानदारों और जानदारों से माहौल में आना, ये कार्बन साइकिल कहलाता है। अब कार्बन साइकिल के दौरान क्या क्या होता है, कैसे कार्बन माहौल से जानदारों में आता है और जानदारों से वापस माहौल में चले जाता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कार्बन माहौल से जानदारों के जिस्म में कैसे आता है। तो कार्बन का माहौल से जानदारों में आना। जैसा कि हम जानते हैं, जो कार्बन कार्बन है वो फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मौजूद है। तो ये जो फिजा में कार्बन है, फिजा हमारे माहौल का हिस्सा है, हवा हमारे माहौल का हिस्सा है और बेजान हिस्सा है। तो ये जो फिजा या हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, माहौल से ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिजा से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में कैसे आएगी, जानदारों में कैसे आएगी। हम जानते हैं कि जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस का अमल सरंजाम देते हैं। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान पौधे अपनी खुराक खुद अपने जिस्म के अंदर बनाते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधे को एक गैस चाहिए होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब तक पौधा इस गैस को माहौल से जज़ब नहीं करेगा, पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो वो जो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन है, वो पौधे के जिस्म में फोटोसिंथेसिस के दौरान जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस जब पौधा करेगा सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होगी और वो माहौल से या हवा से या फिज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब कर लेगा। तो फोटोसिंथेसिस जब पौधे करना शुरू करेंगे, तो वो माहौल से जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में उन्हें जज़ब करना शुरू कर देंगे। तो देखा आपने, जो कार्बन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में है हवा में या फिजा में, वो जानदारों या पौधों के इजसाम में कैसे जाएगा। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में पौधे या प्रोड्यूसर के जिस्म में चला जाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज़मीनी पौधे भी इसको जज़ब कर लेंगे ताकि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर नहीं हो सकती, बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए ज़मीनी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं ताकि क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड माहौल यानी हवा या फिज़ा से पौधों यानी जानदारों के अंदर आ जाती है। और इसी तरह जो आबी पौधे होते हैं, पानी में रहने वाले पौधे, वो भी पानी से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं। और पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आबी पौधे जज़ब कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ना सिर्फ फिजा में होती है बल्कि पानी में भी होती है, ये आपने याद रखनी है। पानी में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और आबी पौधे, पानी में रहने वाले पौधे, पानी से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आपने देखा कि पानी और फिजा जो कि हमारे माहौल का हिस्सा है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जानदारों के इजसाम में आ गया, पौधों में आ गया। पौधे क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान इसी कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए खुराक बनाएंगे। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन था, अब वो खुराक का हिस्सा बन जाएगा। तो पौधों ने अपने जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को इस्तेमाल करते हुए उस कार्बन को खुराक का हिस्सा बना दिया, और ये खुराक अभी पौधों में ही है। इस खुराक को जानवर हासिल कर लेंगे। पौधों में बनने वाली जो खुराक है, इसको जानवर खा लेंगे। तो वो जो खुराक में कार्बन था, अब वो जानवरों के इजसाम में चला जाएगा फूड चेन के ज़रिए। फूड चेन की हमने तफसील गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ी है कि किस तरह से जो पौधे या प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, ये पूरी तफसील हमने पढ़ी है। और फिर हर्बीवर्स, कार्निवर्स और पौधे, इनके जो मुर्दा अजसाम होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनके मुर्दा अजसाम से डिकम्पोजर्स खुराक हासिल करते हैं। ये
तफसील हम पढ़ चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद कार्बन को खुराक में तब्दील कर देंगे और ये जो खुराक पौधों में बनेगी इसको जानवर फूड चेन के ज़रिए हासिल कर लेंगे। फूड चेन के ज़रिए ये खुराक जानवरों में बहेगी, खुराक का बहाव होगा, मटेरियल का बहाव होगा। खुराक वो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और फिर आखिरकार ये खुराक डीकम्पोजर्स तक जाएगी और उस खुराक में कार्बन है। तो कार्बन ये एक जानदार से दूसरे जानदार में जा रहा है, दूसरे जानदार से तीसरे जानदार में जा रहा है और वो सबसे पहला जानदार जिसमें कार्बन सबसे पहले आया था माहौल से, वो पौधे या प्रोड्यूसर्स थे। तो ये जो खुराक में कार्बन था वो जानवर के जिस्म में चला जाएगा जब जानवर खुराक को पौधे से हासिल करेगा। अब जानवर जो है और पौधे भी जो हैं, जिन जिन में भी खुराक है, तमाम जानदार वो रेस्पायरेशन का अमल सरंजाम देते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो माहौल से जानदारों के इज्साम में आई। कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से जानदारों के इज्साम में फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान आती है। अब ये जो कार्बन जानदारों के इज्साम में आया है ये वापस जानदारों के इज्साम से माहौल में जाएगा। इसी को तो कार्बन साइकिल कहते हैं कि कार्बन का माहौल से जानदारों के इज्साम में आना और फिर वापस जानदारों के इज्साम से निकलकर बाहर माहौल में चले जाना। ये जो कार्बन की गर्दिश हुई है, ये जो गर्दिशी रास्ता है कार्बन का, इसी को तो कार्बन साइकिल कहते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि कार्बन का माहौल से जानदार में आना कैसे मुमकिन होता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो कार्बन माहौल से जानदार में आई थी फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, वो फिर एक जानदार से दूसरे, दूसरे से तीसरे जानदार में गई फूड चेन के जरिए। अब वो कार्बन जानदारों से वापस माहौल में कैसे जाएगी, ये हम पढ़ लेते हैं। कार्बन का जानदारों से वापस माहौल में जाना, लेकिन कैसे? ये जो जानदार, चाहे पौधे हो चाहे जानवर हो, इनमें जो कार्बन मौजूद है खुराक की शक्ल में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से आया था, जब जानवर रेस्पायरेशन करेंगे तो वो खुराक में मौजूद जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में इनके जिस्म से निकलेगा। तो रेस्पायरेशन के दौरान जब जानवर और पौधे रेस्पायरेशन का अमल सरंजाम देते हैं तो इस अमल के दौरान उनके जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। तो उनके जिस्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है, दरअसल वो कार्बन डाइऑक्साइड जो खारिज हो रही है उसमें कार्बन है। तो दरअसल जानवर कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में या सूरत में अपने जिस्म से निकाल रहे होते हैं वापस बाहर हवा या फिज़ा या माहौल में। और जो आबी जानवर होंगे वो पानी में रेस्पायरेशन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में निकाल देंगे, और जो ज़मीनी जानवर होंगे वो, ज़मीनी जानवर और पौधे दोनों, वो ज़मीन पर रेस्पायरेशन के अमल के दौरान कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकाल देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जानदारों से वापस माहौल या फिज़ा में आ जाएगा। कार्बन साइकिल एक परफेक्ट साइकिल है, वो इसलिए क्योंकि कार्बन साइकिल के दौरान जितनी कार्बन माहौल से या फिज़ा से जानदारों में जाती है, साथ साथ उतनी वापस फिज़ा में भी आती रहती है। तो रेस्पायरेशन के दौरान जो जानवर और पौधे हैं वो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में वापस माहौल में निकाल देते हैं। इसके अलावा जो जानवर और पौधे मर जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, उन मुर्दा जानदारों की डिकम्पोजिशन होती है, उनकी तोड़फोड़ होती है, गलते सड़ते हैं उनके जिस्म मुर्दा, तो उनके गलने सड़ने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि फ़िज़ा का हिस्सा बन जाती है। इसके अलावा जो ज़मीन में फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसमें कोयला, गैस और पेट्रोलियम है, इसमें भी कार्बन मौजूद होता है और इन पेट्रोलियम, गैस और कोयले के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो बाहर माहौल में आ जाती है। इसके अलावा ज़मीन की जो परत है, ऊपर वाली तह है, उसमें कार्बोनेट्स होते हैं और उन कार्बोनेट्स से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो माहौल में आ जाती है। और ये माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है ये दोबारा से फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान पौधों में आएगी और पौधों से जानवरों में, और फिर रेस्पायरेशन के अमल के दौरान वापस ये माहौल में
निकल जाएगी। तो इस तरह से जो कार्बन है ये माहौल से जानदार और जानदार से माहौल के माबैन गर्दिश करती रहती है और इस गर्दिशी रास्ते को कार्बन साइकिल कहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल के तवाज़ुन में एक बिगाड़ पैदा हो रहा है और वो बिगाड़ इंसानी सरगर्मियों की वजह से पैदा हो रहा है। इसलिए क्योंकि आज इंसानों ने फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा कर दिया है। गैस का इस्तेमाल बेदरीक हो रहा है, कोयला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इन फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है और फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से फ़ज़ा में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बन जाता है और नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीनी टेम्परेचर या दर्जा हरारत में इजाफा होना। ये सिर्फ कार्बन साइकिल के तवाज़ुन में बिगाड़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है इसकी तफसील हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रख लीजिए, कार्बन साइकिल का तवाज़ुन बिगड़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इनकी तफसील आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन इतना याद रखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग से ज़मीनी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, जो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिससे माहौल में बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आपने जाना कि कार्बन किस तरह से माहौल से जानदारों और जानदारों से वापसी माहौल में आ रहा है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने सीखा कि बायोजीकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं और कार्बन साइकिल क्या है और कार्बन की अहमियत पर भी रोशनी डाली और ये भी जाना कि कार्बन किस तरह से इस इकोसिस्टम में गर्दिश कर रहा है, कैसे वो माहौल से जानदारों में आता है और जानदारों से वापस माहौल में चले जाता है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।